डॉक्टर का अच्छा होना मरीज के लिए कितना फायदेमंद होता है? तो यदि एक पॉजिटिव रिलेशन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश है, मरीज को उससे फायदा होगा ही होगा। दिल के कई मरीजों को ये लगता है डॉक्टर साहब कि हमें तेज एक्सरसाइज करने से मना किया गया है, इसलिए हम बहुत तेज दौड़ नहीं सकते। कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि दिल पर अचानक और बहुत ज्यादा लोड पड़े वो नहीं करनी चाहिए। क्या लगातार नाइट शिफ्ट करना भी दिल के लिए खतरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये इस बात सही है। कुछ लोग ऐसा कहते भी है कि हमारा दिल लेफ्ट में नहीं है राइट में, ऐसा होता है क्या? यस, पोजीशन भी ऐसे हो सकती है। बहुत ज्यादा जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं, क्या वो भी दिल को नुकसान कर सकती है? ये भी नुकसान करते हैं। जो रात में ड्रिंक ज्यादा कर लेते हैं, अगले दिन सोचते हैं कॉफी पी के संतुलन बिठा लेंगे हम, संभव है? वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस तरह के सिम्टम होंगे अगर वाल्व की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो? मैकेनिकल वाल्व में शुरुआती दिनों में कुछ टिक टिक उनको सुनाई पड़ती है, जब तक कि वो आदत नहीं पड़ जाए। क्यों हो जाती हैं आर्टरीज मोटी, उसका कोई रीजन होता है? ज्यादातर मरीजों में ये उम्र के कारण है। हर तरह के पैदाइशी डिफेक्ट जो है वो ठीक किए जा सकते हैं इस समय यस, 99.9% जो डिफेक्ट होते हैं वो रिपेयरेबल होते हैं। भगवान डॉक्टर्स के लिए चुनौतियां बना के भेजता है कि लो इसे ठीक करो। हम्बल बनाने का तरीका है भगवान का कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। भारत में दिल के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। आंकड़ा अनफॉर्चुनेटली ये कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा मरीज अगर हैं तो वो दिल की बीमारी के हैं, और भारत में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी दिल की बीमारी के मामले में अब पहले नंबर पर आ गया है। लेकिन जैसे ही कोई दिल का मरीज होता है, वो सबसे पहले सोचता है कि उसे एक डॉक्टर को दिखाना है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल के डॉक्टर सिर्फ एक ही विशेषता नहीं रखते। अब दिल की बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी अलग अलग एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करते हैं। बहरहाल मरीज सीधे दिल के डॉक्टर के पास जाता है, फिर उसे बताया जाता है कि नहीं, आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जाइए, आप कार्डियक सर्जरी में जाइए, या आपको हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाने की जरूरत है, या आपको कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन के पास जाने की जरूरत है। हम जानते हैं आपका मतलब अपने इलाज से है, लेकिन फिर भी शुरुआत में अगर ये समझ में आए कि किस दिशा में जाना है तो इलाज जल्दी और बेहतर हो सकता है। तो दिल की कितनी तरह की सर्जरी हो सकती हैं और आपके मर्ज का इलाज क्या है, आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिव चौधरी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी के एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और उससे पहले से 30 साल से ज्यादा एम्स का अनुभव रखते हैं जो मरीजों के काम आता है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आपके जो मरीज हैं, ठीक होने के बाद वो ठीक होने से ज्यादा ये कहते हैं हम हॉस्पिटल को नहीं जानते, हम तो डॉक्टर साहब की वजह से यहाँ आए हैं। तो डॉक्टर का अच्छा होना मरीज के लिए कितना फायदेमंद होता है? अपने हिंदुस्तान में ये खास चीज है, मरीज जो होते हैं वो डॉक्टर से अपने आप को अटैच ज्यादा महसूस करते हैं। वो किसी भी हॉस्पिटल में हो, उनके लिए इलाज करने वाला हॉस्पिटल नहीं होता, डॉक्टर ही होता है। तो यदि एक पॉजिटिव रिलेशन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश है, जिसको हम ब्रिज ऑफ फेथ कहते हैं, यदि वो इस्टेब्लिश है तो यस, मरीज को उससे फायदा होगा ही होगा। कई बार मरीज कहता है हम डॉक्टर साहब से मिलकर ठीक हो गए। ये भी ठीक है, मतलब यदि आपसे बातचीत में मरीज का कॉन्फिडेंस आता है, यदि उसको लगता है कि वो ठीक होगा उसी बातचीत के दौरान जी, तो इट अफेक्ट्स पॉजिटिवली। मरीज की रिकवरी में, रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है। जो पेशेंट नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ किसी मेजर प्रोसीजर में जाते हैं, विसेविस यदि हम देखें जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। रिकवरी जो मरीज फेथ के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसीजर मतलब करवाते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अगर भरोसेमंद है, तो हम कई बार देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में क्योंकि मरीज का हार्ट रेट बढ़ा था, बीपी ज्यादा था, इसलिए उसका प्रोसीजर नहीं हो पाया। डॉक्टर ट्रस्ट में हो तो मेरे ख्याल से ये आधी मुश्किलें कम हो जाती होंगी। ये चीजें मतलब सिर्फ इस मामले में डॉक्टर पेशेंट रिलेशन नहीं हो सकता है, उसकी जो बीमारी है पहले की ब्लड प्रेशर की या कोई, वो पूरी तरह से अच्छे से कंट्रोल नहीं रही हुई हो, बट इसको यदि हम एक किनारे कर भी दें तो भी डॉक्टर्स में यदि मरीज का कॉन्फिडेंस है तो पक्की बात है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मरीज को कॉन्फिडेंस में रखना, उसके इलाज के अलावा उसके दिल की बातें सुनना, उसकी हिस्ट्री समझना, उसको कंसोल करना, इन सब के बीच में एक दिन में कितनी सर्जरी का टाइम मिलता है आपको? हम लोग यहाँ पर मतलब पर डे 4 से 5 तक की सर्जरी करते हैं। कुछ लंबे केसेज होते हैं, जैसे एओर्टा के केसेज हैं या रीडू ऑपरेशन हैं, तो वो 2 केसेज, कभी कभी एक केस भी 12 घंटे 14 घंटे चलता है। 12-14 घंटे? जी, तो कुछ इस प्रकार के केसेज होते हैं, तो उसमें नंबर कम हो जाता है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज हम लोग करीब 4 केस पर डे, मतलब जो मेरी टीम है वो 4 केसेस
सर ऑन अ लाइटर नोट, एक सर्जन जो 12 घंटे ओटी में होता है करता क्या है वो हार्ट के साथ? हार्ट तब तक खुला पड़ा है। कुछ इसी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। उनमें अच्छा। हार्ट तक पहुंचने का, हार्ट लंग मशीन तक पर डालने का, फिर हम्म। एक्चुअल प्रोसीजर करने का, फिर हार्ट लंग मशीन से डिटैच करने का, और उसके बाद उसको क्लोजर करने का। स्पेशली जो एओर्टा के केसेस होते हैं वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लोगों को मोटे तौर पे ये लगता है सर कि दिल की सर्जरी 2-3 तरह की होती है, या तो स्टेंट डल जाता है या फिर बाईपास होता है। उसके अलावा फिर या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। इसके अलावा भी दिल की बहुत सर्जरीज होती ये हैं। तो सिर्फ 2 नाम आपने बताए। स्टेंट तो खैर कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, जी। पर यदि हम हार्ट की सर्जरी को कहें तो बीमारियों के नाम के बजाय यदि मैं उनको ग्रुप में बांटूं ऑपरेशन के नाम के बजाय, जैसे कॉमनेस्ट ऑपरेशन जो हिंदुस्तान में होता है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का होता है। यानी कि जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें रुकावट आ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक या एंजाइना की प्रॉब्लम होती है। इसका ऑपरेशन कॉमनेस्ट है हिंदुस्तान में। तो इसको जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बाईपास कहते हैं, या साइंटिफिक नाम में कहूँ तो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG कहते हैं। तो ये एक साइड में हुई। दूसरी साइड में ये है कि हार्ट वैल्व्स की बीमारी हो सकती है। तो हार्ट वाल्व की यदि बीमारी है तो हमें वाल्व रिप्लेस करना पड़ सकता है या रिपेयर करना पड़ सकता है। यंग एज में, टीनेजर्स में यदि हार्ट के ऑपरेशन देखे जाए तो वाल्व के ऑपरेशन ही सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। हार्ट में वाल्व क्या कर रहा होता है सर? वाल्व सैनिटरी फिटिंग्स में ही सुना है हमने वाल्व। इसमें जो है, जैसे आपके पास ये रखा है, इसमें वाल्व भी है। हाँ, इसमें यदि आप देखेंगे ऊपर कीजिएगा सर। तो ये जो वाइट आपको दिख रही है ये वाल्व है। वाल्व का फंक्शन बेसिकली ये है कि ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो देना है। हार्ट एक पंप है, मतलब 2 पंप एक साथ प्लेस्ड हैं, राइट एंड लेफ्ट पंप। यदि यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं देंगे वाल्व, तो वो हार्ट का मसल पंप कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा और ब्लड वहीं आगे पीछे होता रहेगा। तो एक डायरेक्शन देकर यदि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो ब्लड एक लीनियर मूवमेंट, एक आगे की तरफ जाता रहेगा। यानी ये दोनों वाल्व जो हैं ये ऊपर ब्लड फेंकते जैसे हैं। ये ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ एट्रियम से वेंट्रिकल में परमिट करेगा। ये जब है इसमें दूसरा वाल्व है यहाँ पर मान लीजिए, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला वाल्व खुला होगा तो इसे लंग में चला जाएगा। ऐसे ही इधर वाला वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व जो है बंद हो जाएगा और ये वाल्व खुल जाएगा, एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा। ओ, ये कोऑर्डिनेशन में काम तो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो इससे हमारी एओर्टा से होते हुए ब्लड सारे के सारे शरीर में चला जाता है। तो वाल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाल्व्स में भी खराबी आती है? वाल्व में भी खराबी आ जाती है। क्या खराबी आती है? कुछ अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है। हिंदुस्तान में सबसे कॉमन बीमारी जो होती है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज की होती है। रूमेटिक ये मतलब ये है कि बचपन में किसी एक फीवर होता है जिसको हम रूमेटिक फीवर कहते हैं। यदि किसी मरीज को रूमेटिक फीवर होता है बचपन में तो क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, मतलब उसकी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है रूमेटिक फीवर से रिलेटेड, उसकी और हार्ट के जो वाल्व्स का प्रोटीन होता है वो उनकी स्ट्रक्चर एक सी होती है। तो जो एंटीबॉडीज होती है, जो क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, वो दोनों चीजों को अफेक्ट करती है। तो बुखार से वाल्व खराब हो जाते हैं। तो यदि रूमेटिक फीवर है बचपन में तो इन मरीजों में वाल्व खराब होने का डर होता है, और एक बार यदि वाल्व खराब हो गया तो धीरे धीरे ये वाल्व खराब होते रहते हैं। ये एक कॉमन कारण है। यदि एल्डरली पॉपुलेशन में देखा जाए तो एज रिलेटेड जो डीजनरेशन होता है वक्त के साथ साथ वाल्व भी एक तरह कहना चाहिए घिस जाते हैं, स्क्लेरोसिस हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं। तो वो दूसरे प्रकार के बीमारियां होती हैं। यदि 50-60 के उम्र के बाद यदि वाल्व देखे जाएं तो उनमें एज रिलेटेड डीजनरेशन की बीमारी देखने को मिलती है। फिर उसे ठीक कैसे करते हैं? 2 ही तरीके। तो वाल्व का तो बड़ा सिंपल है। यदि बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो उसको रिपेयर कर दीजिए, ज्यादा खराब है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। मतलब बहुत वाल्व की बीमारी का जो है ना एल्गोरिथम जो है बहुत ही सिंपल है। 2 ही इलाज है। 2 इलाज है। यदि रिपेयरेबल है तो रिपेयर कर दीजिए, वो काफी अच्छा ऑपरेशन माना जाता है। और यदि वाल्व इतना खराब हो चुका है कि रिपेयर करने से कुछ ज्यादा हम हासिल नहीं कर सकेंगे या दोबारा जल्दी ही वो वापिस आ जाएगा ऑपरेशन के लिए, तो फिर बदल देते हैं, तो नया वाल्व लगाया जाता है। नया वाल्व।
अब डॉक्टर साहब जब कोई नई चीज़ लगाई जाती है बॉडी में तो मरीज़ को बड़ा रहता है, पता नहीं हमें तो क्या लगा दिया ऑपरेशन थिएटर में, हमें नहीं पता हमें कौन-सा स्टेंट लगा, हमें कौन-सा वाल्व लगा। डॉक्टर्स कैसे चूज़ करते हैं कि क्या लगाया नहीं, जाए और ऐसा उसमें नहीं, मरीज़ का कितना रोल है? ये गलतफ़हमी है कि मरीज को नहीं मालूम होता। आप हर डिसीजन में मरीजों की जो है, जो उनकी कंसेंट आवश्यक होती है। हम सारे मरीजों से क्या ऑप्शन है वो डिस्कस करते हैं। हर हुँ, ऑप्शन के जो प्रो एंड कॉन होते हैं वो डिस्कस करते हैं। हुँ, कभी कभी मरीजों की फाइनेंशियल कंडीशन भी उन ऑप्शंस को अफेक्ट करती है। तो एज है, बीमारी है, हुँ, उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन और पर्सनल और भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये सारी की सारी चीजें हम मरीज से डिस्कस करते हैं। तब मरीज के कंसेंट से वो डिसाइड किया जाता है कि हम इस ऑप्शन में जाएंगे। हुँ। वहां पर ओटी टेबल पर डॉक्टर का काम सिर्फ साइज सिलेक्शन करना है कि ये साइज इसमें फिट बैठेगी। ओह! ये भी डिसाइड होता तो है कौन से हाँ, साइज़ अलग का अलग वाल्व? साइज के हिसाब से होते हैं उसमें। तो परंतु ऑप्शन है कि कौन सा वाल्व लगाना है, ये मरीज की कंसेंट से ऑपरेशन से पहले ही डिसाइड करना होता बट आई गेस डॉक्टर्स भी ये सोचते होंगे कि इस वक़्त जो सबसे अच्छा है, है। उसी को लगाया जाए अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना हो। वही है, अच्छा किस व्यक्ति के लिए कौन सा अच्छा है ये भी अलग बात है। अच्छा। एक 20 साल के जो है यंग पर्सन के लिए अलग वाल्व अच्छा होगा, 70 साल के वृद्ध के लिए एक दूसरा वाल्व अच्छा माना जाएगा। हुँ, तो कौन सा वाल्व उसके लिए सबसे अच्छा है, मरीज से डिस्कस करिए, उनको सारे ऑप्शन बताइए, फिर जो है फाइनल हम सेलेक्ट करते हैं कि नहीं ये वाल्व हम मरीज के लिए चूज करेंगे। तो ये कहना कि मरीज को मालूम नहीं होता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुँ। मरीज से हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उस समय हमारा रोल सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रहता है कि हम उनको सारी इंफॉर्मेशन, हर वाल्व के एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल थ्रेड बेयर करके उनको बताते हैं। ज्यादातर मामलों में क्लियर कट होता है। यंग पेशेंट है तो मैकेनिकल वाल्व जैसे लगाने, मैकेनिकल वाल्व मतलब कार्बन के बने होते हैं, या कह लीजिए कि आर्टिफिशियल डायमंड का जो मटेरियल होता है उसी के बने होते हैं। या फिर टिश्यू, एल्डरली पेशेंट में टिश्यू वाल्व, ये क्लियर कट मतलब डिमार्केशन होता है। हुँ, परंतु कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए 50s में, हुँ। जहां पर दोनों वेल्व्स ऑप्ट किए जा सकते हैं, वहां पर मरीज को इन डेप्थ अंडरस्टैंड, मरीज की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनसे हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं और फिर जो मरीज की कंसेंट होती है जिस ऑप्शन के लिए, फिर हम उसी के साथ जाते डॉक्टर साहब स्टेंट है या वॉल्व है, तो वो बॉडी में लग गया, कुछ एक फॉरेन बॉडी है, तो उससे क्या कोई परेशानी हो सकती है? हैं। और ये जितने भी वेल्व्स होते हैं ये नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब ऐसे कोई उससे रिएक्शन नहीं होती है। हुँ, पर हाँ, आर्टिफिशियल वेल जो होते हैं, फॉरेन बॉडी होते हैं, तो हुँ, ये प्रोन होते हैं कि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो जाए। हुँ, तो कभी कभी जो छोटे मोटे इन्फेक्शन नॉर्मल हेल्दी आदमी में, पर्सन में, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। परंतु जो वेल्व के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें हर छोटे इन्फेक्शन को, माइनर इन्फेक्शन को भी प्रॉपरली एड्रेस करना होता उसके लिए कुछ दवाएँ चलती हैं? है। रूटीन दवाई नहीं चलती, परंतु यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हम लोग एडवाइज करते हैं कि तुरंत एक बार आप डॉक्टर से सलाह लें। कोई ऐसा इंडिकेशन रहेगा पेशेंट के लिए जिससे उसको ये पता चले कि हाँ, कुछ किस तरह के सिम्पटम होंगे अगर वाल्व की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं, वाल्व की वजह से मैंने कहा ना कि ऐसी दिक्कत नहीं होती। ओके। एज सच वाल्व, इतने लाखों लोगों में वाल्व लगे होते हैं, तो वाल्व की वजह से कोई समस्या मरीज रोजमर्रा की जिंदगी में उसको आए, ऐसा कुछ नहीं है। काफी सेफ होते हैं सारे के सारे वाल्व। मैकेनिकल वाल्व में शुरुआती दिनों में कुछ टिक टिक उनको सुनाई पड़ती है, जब तक कि वो आदत नहीं पड़ जाए, क्योंकि वाल्व आवाज़ के भी आती है उसकी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ ना एक हल्की सी टिक टिक की आवाज आती है। पर ओके। कुछ दिनों में मरीज को उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसकी वो मतलब वो भी एक समस्या नहीं रहती। जो वाल्व लगने के बाद जो मेजर समस्या होती है वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होती है। मैकेनिकल वाल्व में जैसे मैंने कहा कि दो प्रॉब्लम मेजर होती हैं। एक तो मैकेनिकल वाल्व में ब्लड थिनर हमें हमेशा लेने होते हैं, क्योंकि ब्लड थिनर नहीं लेंगे तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ओके। उसमें समस्या हो सकती है कि हमारा यदि एंटीकोगुलेशन लेवल यदि कम हुआ तो वाल्व के बंद होने का चांस जो होता है। और हुँ, यदि एंटीकोगुलेशन लेवल ज़्यादा हो गया
तो मरीज में अपने आप कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, शुरुआत हो सकती है कि मसूड़ों से खून आना या स्किन पे चकत्ते पड़ जाना। कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, अच्छा। मतलब आंतों में ब्लड रिसाव हो सकता है, दिमाग में ब्लड का जो है जमाव हो सकता है। तो वो यानी थोड़ी ब्लड का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कम या ज्यादा होने से फर्क या पड़ता है। तो इन ये जो मैकेनिकल वाल्व के मरीज होते हैं, इनको हम हमेशा एक मेडिसिन देते हैं जिससे कि शरीर में ब्लड जम जो कि क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड पतला रहता है। ब्लड पतला रहता है, दूसरे शब्दों में कहें तो। हम्म। तो यदि ये ज्यादा पतला हो गया तो कभी कभी दिमाग में या आंतों में, स्किन में, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने का डर होता है। फिर ऐसे में ब्लड थिनर्स की डोज बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जी दी जाती है। बिल्कुल, आप ये सही बता रहे हैं कि इनमें हम रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ ब्लड थिनर की डोज देते हैं। तो ज़्यादातर मरीजों में समस्या नहीं होती, पर कुछ मरीजों में एक थेरेप्यूटिक रेंज को अचीव करने में वक्त लग जाता है, और एक बार थेरेप्यूटिक रेंज अचीव हो जाए, मरीज को सब चीज़ें समझ में आ जाए, तो फिर समस्या नहीं होती। वाल्व रिपेयर करना हो या रिप्लेस करना हो, दोनों मामलों में क्या दिल खोल के ही सर्जरी की जाती है? दोनों मामलों में खोल के ही। इसमें ये होता है कि चूंकि हार्ट एक एसेंशियल फंक्शन होता है हार्ट का, ब्लड को पंप करना। हार्ट में सिर्फ ब्लड होता है, जैसे चैम्बर होते हैं, मसल चैम्बर होते हैं, ब्लड से फिल्ड होते हैं। तो ब्लड की प्रेजेंस में और कंटिन्यूअसली जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, आप उसको जो है उसमें कुछ कर नहीं सकते। हार्ट के अंदर कुछ नहीं कर सकते, सरफेस पे हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यदि अंदर हमें करना है तो दो चीजें हमें चाहिए। नंबर एक, उस समय हार्ट पंप कर बीट रहा नहीं हो। कर रहा हो, अच्छा, नहीं कर रहा हो। हाँ मतलब शांत हो, चुपचाप पड़ा हुआ हो, और हम्म। दूसरा उसमें ब्लड नहीं होना चाहिए। तो हम्म। हार्ट चूंकि एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, यदि हम हार्ट को ऐसे ही रोक देंगे तो ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा और व्यक्ति मर जाएगा। तो हम इस मामले में क्या करते हैं कि हम हार्ट का फंक्शन, और हार्ट को अकेले ही नहीं, हार्ट और लंग दोनों का फंक्शन एक मशीन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसको हम हार्ट लंग मशीन कहते हैं। अच्छा। तो जब हमें ऑपरेशन करना होता है, हम जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है उसको मशीन में भेज देते हैं, मशीन में उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, और वो ब्लड हार्ट के बियॉन्ड मरीज की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो हार्ट की उस समय हमें जरूरत नहीं रहती। तो एक आर्टिफिशियल हार्ट मशीन थोड़ी देर वो काम हाँ, करती है। आर्टिफिशियल हार्ट एंड लंग दोनों मतलब कंबाइंड होती है। हम्म। इस दौरान हम हार्ट को बंद करके, उसकी धड़कन को बंद करके ऑपरेशन करते हैं। जो भी वाल्व बदलना है, रिपेयर करना है, या और भी बहुत तरीके के ऑपरेशन जो हमें करने होते हैं, वो उस दौरान करते हैं। जब हमारा ऑपरेशन हो जाता है तो फिर से हम हार्ट को चालू करते हैं, और जो ब्लड हमने हार्ट से डाइवर्ट किया था वो धीरे धीरे वापस हार्ट को देकर वापस पूरी की पूरी हार्ट की फंक्शनिंग जो है वापस रिज्यूम कर लेते हैं। अब एक मरीज के मन का सवाल ये है कि क्या बिना चीर फाड़ किए मेरे वाल्व को रिपेयर या रिप्लेस नहीं हाँ, किया जा अब सकता? यही साइंस में यही तो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे एक ऑप्शन है वाल्व के बदलने का, दूसरा ऑप्शन कुछ वाल्व्स में, जैसे कि माइट्रल वाल्व है, जो कि हिंदुस्तान में काफी कॉमन बीमारी है, यंग पेशेंट्स में काफी कॉमन होता है। उसमें वाल्व सिकुड़ जाता है, ओपनिंग बंद हो जाती है। तो उसमें हम बैलून के माध्यम से कैथ लैब में ले जाके, जो हमारे कार्डियोलॉजी कोलीग्स हैं वो उसको खोल देते हैं। तो इसमें कई सालों तक बैलूनिंग के बाद मरीज का काम चल जाता है। दूसरा जो अब रिसेंट डेवलपमेंट है 15-20 साल का, वो है कि हम ट्रांस कैथेटर वाल्व इंसर्ट कर देते हैं। तो कैथेटर की मदद से, जैसे स्टेंट डालते हैं। हाँ बिल्कुल, मोर और लेस स्टेंट की तरह हम वाल्व ले जाकर उसमें जो डिजीज वाल्व है उसमें जो है डाल देते हैं। तो अभी ये थेरेपी मोस्टली जो वाल्व बदलने वाली है, जो वाल्व सिकुड़े हुए होते हैं और एडवांस एज वाले मरीज होते हैं, उनमें यूज की जाती है। पर मुझे पक्का भरोसा है, जिस प्रकार से साइंस और मेडिसिन में डेवलपमेंट हो रहा है, कि आने वाले दिनों में हम रूटीन मरीजों में भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बिना ऑपरेशन मरीजों को ऑपरेशन कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एडवांस एज में इसको यूज करते हैं कि कैथेटर से वाल्व रिप्लेस किया, तो यंग एज में क्यों नहीं करते? उसका कोई रीजन? और दो चीजें हैं। एक तो दोनों उम्र में बीमारियां अलग अलग होती हैं। फिर ये देखा गया कि जो प्रोसीजर रिलेटेड प्रॉब्लम और जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं होते जितने कि ओपन सर्जरी के होते।
तो एज ए कंप्रोमाइज की एडवांस एज में मरीज को कम रिस्क देके यदि बीच के रिजल्ट भी अचीव कर लिए जाए, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी अचीव कर लिए जाए, तो दैट इज ए गुड ऑप्शन। यंग पेशेंट में सर्जिकल रिस्क बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम ओपन सर्जरी प्रीफर करते हैं अभी के वक्त, अभी की सिचुएशन में। तो जो एडवांस एज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 80 साल का है, उसको दूसरी और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सुटेबल नहीं है। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, अब हमने इसको जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो नीचे आ गया, अब 60 साल तक के व्यक्तियों को भी ट्रांसकैथेटर वाल्व लगा देते हैं, और जो जिनको हम कहते हैं कि लो रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें भी ऑप्ट करने लग गए हैं इस चीज को। परंतु बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि अभी भी ओपन सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आम लोग जो दिल की बीमारी को समझते हैं, जब ज़्यादा हो जाती है बीमारी तो उनको लगता है, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि दिल में ब्लॉक हो गया या आपकी आर्टरीज मोटी हो गई हैं। क्यों हो जाती हैं आर्टरीज मोटी, उसका कोई रीज़न होता है? हाँ, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बात कर रही हैं कि क्यों आर्टरी हमारी ब्लॉक हो गई है, या ब्लॉक होने के एक तो मतलब बहुत सारे कारण सोचे जाते हैं, पर हर कारण मतलब 100% सही हो वो बात नहीं है। मुख्य कारण यही होता है कि एजिंग के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं आर्टरीज में, उसमें कुछ थक्के जैसी चीज आर्टरी की वॉल में जमा होने लगती है। मोस्टली कोलेस्ट्रॉल और लिपिड के कंटेंट होता है, जिसमें कैल्शियम भी कभी कभी जमा होता है। ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है इसकी मात्रा, तो वो आपके जो आर्टरी का फ्लो वाला हिस्सा होता है, ल्यूमेन कहें हम उसको ब्लॉक कर देता है, तो फिर उससे मरीज को सिम्टम आने चालू होते हैं। ये कॉमन कारण है, सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कारण जो हार्ट की बीमारियों का वो यही है कि उम्र के साथ साथ जो होता है। ज्यादातर मरीजों में ये उम्र के कारण है, परंतु अब जो है जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, अब हम 30 साल के मरीजों में भी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज देखते हैं, और पहले ये बीमारी यूजुअली 60 साल के बाद देखी जाती थी, पर अब इसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। तो वो एजिंग रिलेटेड नहीं है? मैं यही कह सकता हूँ कि उनमें इतने एग्रेसिव यदि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, वो एज को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर और मैकेनिज्म जो थी, वो हर केस में उतनी मतलब उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। कुछ न कुछ और भी फैक्टर हैं, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, आपके डाइटरी कंटामिनेंट हैं, और मतलब कोई अननोन इन्फेक्शन है, या कुछ ऐसी चीजें हैं डेफिनेटली जो कि इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। एक तो डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि रूमेटिक फीवर हुआ तो बचपन से ही दिल की बीमारी हो सकती है, क्या और भी कुछ ऐसे पैदाइशी डिफेक्ट हो सकते हैं? एक वो मैंने उस समय बात वो अधूरी रह गई थी जी। कुछ बीमारियां हैं जो कि बच्चा अपने जन्म के साथ ही लेके आता है, पैदाइशी बीमारियां होती दिल से जुड़ी हुई, जैसे कि हार्ट में होल होना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या कुछ एक्स्ट्रा रास्ते बने हुए होते हैं जो कि डिसअपियर हो जाने चाहिए थे बर्थ के साथ, पर बने रहते हैं। पेटेंट डक्टस, पीडीए कहते हैं हम उसको, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, या खून के रास्ते में एओर्टा में रुकावट आ जाती है, कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। ये मैं सिंपल बीमारियों के नाम बता रहा हूँ, पर कुछ कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें कि कनेक्शंस उल्टे सीधे जुड़ जाते हैं जी। लेफ्ट साइड के कनेक्शन राइट साइड में जुड़ जाते हैं, राइट साइड के कनेक्शन लेफ्ट साइड में जुड़ जाते हैं। लंग्स से जो पल्मोनरी वेन हार्ट को ब्लड लेके आती है वो दूसरी जगह जाके जुड़ जाती है। मतलब इस प्रकार के बहुत सारी, ऊपर से ही बन के गलत आया बच्चा। भगवान की फैक्ट्री में भी कभी कभी थोड़ी बहुत जो है, या भगवान डॉक्टर्स के लिए चुनौतियां बना के भेजता है कि लो इसे ठीक करो। नहीं, ये हम लोग को एक हम्बल बनाने का तरीका है भगवान का कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सेकंड पार्ट है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं उसको दूसरे ढंग से लेता हूँ कि जब भगवान के यहाँ से भी कुछ जो है गड़बड़ हो सकती है, तो इंसानों के यहाँ भी संभावनाएं रहती है गड़बड़ होने की। तो जो ये डिफेक्ट जैसे आपने बताया कि कुछ पैदाइशी होते हैं, फिटिंग गलत है, अगर मैं आसान भाषा में समझूं, कुछ लोग ऐसा कहते भी है कि हमारा दिल लेफ्ट में नहीं है राइट में, ऐसा होता है क्या?
पोजीशन भी ऐसे हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो दिल जो है एग्जैक्टली बीचों बीच होता है, थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, जी। मतलब 1/3 लेफ्ट में ज्यादा होगा। पर कुछ मरीजों में वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मतलब राइट साइड में ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड में कम होता है। पर उसमें बाकी कनेक्शन यदि नॉर्मल है तो उसके कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि जब उल्टा प्लेस्ड हो, उसके साथ साथ उसके कनेक्शन भी उल्टे हो, तब दिक्कत होती है। हर तरह के पैदाइशी डिफेक्ट जो हैं वो ठीक किए जा सकते हैं? इस समय यस, अभी जो अच्छा। पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी इस कंडीशन में है कि 99.9% जो डिफेक्ट होते हैं वो रिपेयरेबल होते हैं अच्छा। और अच्छे रिजल्ट होते हैं। मतलब अब जो मॉर्टेलिटी भी इन जो बीमारियों की, जो बीमारियां मैंने आपको गिनाई ऑलमोस्ट वो क्यूरेबल हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने वर्ड यूज किया। पहले की यदि हम 25-30 साल पहले जाते तो इन बीमारियों में भी डेथ रेट थी, परंतु अच्छा। अब वो चीज नहीं है। दिल का छेद हम अक्सर कॉमनली सुनते हैं बच्चों में, उसके क्या पहले से पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता कि बच्चे के पैदा होने से पहले पता रहे कि नहीं, ऐसा है? पहले से पता लग जाता है। आजकल जो है फीटल इको जो करते हैं उसमें पहले से भी पता चल जाता है। हम्म। तो उसमें अब जो फीटल मेडिसिन डेवलप हो रही है, कुछ प्रकार की बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि यदि हम फीटस में इंटरवेंशन करें तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा। वो अभी हिंदुस्तान में हम लोग वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, एनेक्डोटल कुछ कुछ केसेस में ये चीज है। पर ये भी जो ब्रांच है साइंस की, ये भी तेजी से डेवलप हो रही है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनको यदि हम फीटस में ही इंटरवीन करें तो जो है, मतलब कुछ इस प्रकार की बीमारियां जिनसे कि डिलीवरी के बाद सर्वाइवल यदि कंप्रोमाइज हो, जिससे डेथ होने की संभावना, तो ऐसी बीमारियों में हम ऑपरेशन डिलीवरी से पहले ही फीटस में ही यदि इंटरवीन करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। भारत में हुए ऐसे केसेस? कुछ केसेस हुए हैं, मतलब ओके। रूटीन नहीं है, कुछ केसेस ऐसे हुए हैं। दिल में जो छेद होता है वो कुछ लोग कहते हैं अपने आप भर जाएगा, क्या इस बात से फर्क पड़ता है छोटा है बड़ा है और किस उम्र में उसका इलाज किया जाता है? हाँ, ये चीज समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि छेद कहाँ पर है, क्योंकि उस लोकेशन के हिसाब से छेद का जो है ना बिहेवियर और नेचुरल हिस्ट्री डिसाइड होती है। दो प्रकार के छेद कॉमन होते हैं, एक होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या दूसरी जबान में कहूँ तो एएसडी और बीएसडी। दोनों में क्या फर्क है? एएसडी जो है वो अपर चैम्बर्स जो होते हैं, ऊपर की जगह से इसको। ये जो चैम्बर्स हैं ये ऊपर वाले चैम्बर हैं, ये रिसीविंग चैम्बर है। इनके बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन हो तो वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है। ये नीचे वाले जो आपको जिनकी वॉल थिक दिख रही है, ये पंपिंग चैम्बर होते हैं, इनको वेंट्रिकल कहते हैं। इन दोनों के बीच में यदि कम्युनिकेशन है तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब इधर का ब्लड उधर, उधर का हाँ, इधर मतलब होना। होल जो कहना है, आप ये कह लीजिए होल है अच्छा, इन दोनों ओके। के बीच में। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड साइज ज्यादातर अपने आप बंद हो जाते हैं। ओह, लोकेशन और साइज पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक तो बात। पर कुछ इस प्रकार के होते हैं, मान लीजिए कि बहुत बड़ा यदि वीएसडी है और कोई वाल्व के पास है तो वो अपने आप बंद नहीं होगा, उसको जल्दी बंद करने की जरूरत है। बाकी जो वीएसडी होते हैं उनमें हम सेफली 1 साल तक वेट करके रीअसेस कर सकते हैं। यदि 1 साल में बंद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको सर्जिकली हमें बंद करना चाहिए। इतने छोटे बच्चे की दिल की सर्जरी हो सकती है? हाँ, नियोनेट्स की करते हैं आजकल, तो हम लोग पैदा होते ही उसको जो है ऑपरेट कर लेते हैं, तो सुरक्षित है वो। कोई दूसरा जो एएसडी की जो बीमारी होती है, एएसडी में यदि शुरुआत से बड़ा एएसडी है तो इसको हम प्री स्कूल गोइंग एज में, जो बच्चा स्कूल जाना चालू करे उसके आसपास हम उसको बंद करने की सोचते हैं। अच्छा, इस बात से यदि फर्क बड़ा पड़ेगा हो कि तो, होल बड़ा ऊपर हो है तो, कि नीचे है। ओके। और यदि छोटा एएसडी है तो हम और कुछ वेट कर सकते हैं, उसको बाद में आजकल बिना ऑपरेट किए ही उसको डिवाइस से भी बंद कर देते हैं। डिवाइस मतलब एक तरह का बटन होता है जो हम उसको लगा दें तो बंद हो जाए। अडल्ट पेशेंट में यदि एएसडी डायग्नोज होता है तो उसको बंद करवा लेना चाहिए, चाहे डिवाइस से करें या सर्जरी से करें। तो दिल में छेद बाद में भी हो सकता है? नहीं, पैदाइशी होगा पर लेकिन डिटेक्ट पता बाद में चल रहा है। यूजुअली लोग जब कोई कॉलेज एडमिशन के समय अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं या जॉब के लिए
मेडिकल चेकअप कराते हैं तब डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेज में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से कोई सिम्टम नहीं होता इस एज तक। तो पेशेंट को कभी कोई सिम्टम हुआ नहीं, बस जब इको किया गया तो उसमें मालूम पड़ा कि हाँ ये दिक्कत है। तो अगर छोटे बच्चे का फीटल इको नहीं हुआ तो हो सकता है कि पता ही ना चले कि ASD है, दिल में ऊपर कहीं छेद है। फीटल इको मतलब ASD के लिए फीटल इको नहीं किया जाता है। ASD तो ऐसी बीमारी है कि बीमार पैदा होने के बाद भी हम कभी भी करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे जो अर्ली सर्वाइवल होता है उससे अफेक्ट नहीं होता, मतलब उससे जान को कोई रिस्क नहीं होती है तुरंत। फिर मैं सोच रही, मतलब मेरा सवाल है कि इतने छोटे बच्चे, मान लीजिए पैदाइशी बच्चे में पता कैसे चलेगा? वो तो जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंटल किसी ने कभी इको कराया बड़े होने पर। नहीं, सिर्फ ASD नहीं, बाकी बीमारियां भी हैं, तो कॉमन तरीका तो वार्निंग सिग्नल तो कुछ ना कुछ भगवान ने बीमारी के साथ बना के ही भेजे। बच्चा यदि ठीक से फीड नहीं ले रहा है, एक्सेस पसीना आ रहा है, उसको सांस तेज चल रही है, बार बार फीवर आ जा रहा है, इरिटेबल रहता है, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चे के। या नीला पड़ा हुआ है, एक्सेसिव लिथार्जिक है, तो हर यूरिन आना कम हो गया है, तो बीमारी यदि है तो उसके मैनिफेस्टेशन भी होंगे। तो उसमें ये है कि ऑब्जर्वेंट पेरेंट्स उसको जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं, और जिनको थोड़ा आइडिया कम होता है वो यूजुअली फिर जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तभी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। पर आजकल ज़्यादातर जगह में जो अच्छे सेंटर्स हैं उनमें डिलीवरी के बाद बच्चे को प्री डिस्चार्ज इको लोग कर लेते हैं। ओके। एक बार किसी बच्चे के दिल में छेद है, उसका इलाज हो गया और वो डिफेक्ट ठीक हो गया, तो उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है? करीब कुछ लिमिटेशंस हैं? नहीं, वो इस पर है कि किस उम्र में उसका होल क्लोज किया गया, कौन सा होल था, किस उम्र में क्लोज किया गया, उसके साथ साथ जो है वेल्व्स की हालत क्या थी और लंग्स में प्रेशर कैसा था, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर केसेज में आप ये कह सकते हैं कि मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सवाल ले लेते हैं जो अक्सर हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं, इतने पॉडकास्ट के बाद भी उनके मन में कुछ कुछ रह जाता है। जैसे एक सवाल यह है कि अगर दिल अचानक चलना बंद हो जाए तो उसके बाद कोई स्कोप है बचने का, या बस गए ऊपर? नहीं, दिल यदि अचानक चलना बंद हो जाए, बाकी अंदर नीचे कोई बीमारी नहीं हो, तो यस, पूरा स्कोप है। एक बार मरीज रिससिटेट हो जाए, उसका CPR उसको एडिक्वेटली दे दिया जाए तो रिकवर कर जाएगा। परंतु अपने आप दिल ऐसे चलते चलते बंद होता नहीं, कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज जरूर होता है। तो हमें मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा कारण है। रिससिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दिल बंद हुआ, आपको CPR के बाद रिससिटेट हो गए, तो फिर उसकी जांच होगी कि क्या कारण रहा है। तो ज्यादातर कारण में पोस्ट CPR मतलब आपका सर्वाइवल अच्छा होता है, क्योंकि उसकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश होके उसका ट्रीटमेंट होता है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर कि हम उसको CPR ऑफर नहीं कर पाते, रेसिस्टेशन ऑफर नहीं कर पाते, तो वो फिर मरीज खत्म हो गया। ऐसे मामलों में ही गोल्डन आवर की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती होगी कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। गोल्डन आवर नहीं, मतलब आप ब्लॉक मेरे ख्याल से उस चीज को कह रही है कि आर्टरी में ब्लॉक हो गया। एक तरह तो हार्ट बिल्कुल बंद हो गया कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, पेशेंट वहीं पर कोलैप्स हो गया, उसमें CPR की जरूरत पड़ती है। वो कितनी जल्दी मिलती है? वो जल्दी, उसमें हमारे पास सेफ पीरियड जो है 3 से 5 मिनट होता है बस। उसमें यदि हमने CPR नहीं स्टार्ट किया तो ब्रेन डेड हो जाएगा, फिर कोई फायदा भी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है हर किसी को CPR सीखनी चाहिए। जी, मैं इस चीज का बहुत बड़ा जो है प्रोपोनेंट हूँ कि हमारे हर ग्रेजुएट को, हर व्यक्ति जो कि सड़क पर निकलता है उसको कम से कम CPR आना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने सीखी है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, काफी शक्ति लगानी पड़ती है अगर ठीक से CPR करना। और आप ये सोचिए, आउटकम भी तो उतना ही जो है रिवॉर्डिंग है। आप एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं जो कि अमूल्य है, उसका कोई भी मोल नहीं है। और कभी ये भी सोच के देखिए कि वो हो सकता है हमारा ही सगा हो और तो उस वक्त वो काम आ जाए, उस समय यदि आप काम आ जाए, तो CPR तो उसको मतलब कोई मोल या एफर्ट में उसको नहीं तोल सकते हैं। मैंने जब देखी थी तो मुझे लगा हाँ आसान है, तो जब बताया नहीं इतना प्रेशर डालना है। नहीं, एक बार वो होता क्या है कि आप लोगों ने जिंदगी में कभी कभी किया होगा, 1-2 बार किया वो तो थक जाते हैं उसमें। पर यदि आप रूटीनली उसको प्रैक्टिस करते रहे, मतलब ऐसे प्रैक्टिस मरीज पे भी नहीं, पर यदि एक मैनिक्विन पे भी यदि आप
मतलब महीने 2 महीने में एक बार आप यदि उसको प्रैक्टिस करते रहे तो फिर वो एक रिदम इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। दिल के कई मरीजों को ये लगता है डॉक्टर साहब कि हमें तेज एक्सरसाइज करने से मना किया गया है, इसलिए हम बहुत तेज दौड़ नहीं सकते या बहुत जिमिंग नहीं कर सकते, और फिर वर्ड ऑफ माउथ से यही किस्सा हर दिल के मरीज तक पहुंचता है। तो क्या सभी दिल के मरीज तेज नहीं, एक्सरसाइज नहीं ऐसा कर नहीं। सकते? और दूसरी बात है ना, तेज को हमें डिफाइन करना चाहिए कि किस तरह का तेज। जी। इन जनरल मैं कहूँ कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि दिल पर अचानक और बहुत ज्यादा लोड पड़े, वो नहीं करनी चाहिए। उसमें दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कोई व्यक्ति आराम से ट्रेडमिल पे चल सकता है, 5-6 किलोमीटर के हिसाब से उस पर ब्रिस्क भी कर सकता है, 7-8 किलोमीटर के हिसाब से जॉगिंग भी कर सकता है, फील्ड में भी कर सकता है। परंतु यदि आप मुझसे कहेंगे कि वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़े या स्प्रिंट रनिंग करे, मैं उसको मना करूंगा। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज है कि जिम जाने में यदि आप सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए और एक एवरेज रेजिस्टेंस और वेट के साथ एक्सरसाइज करते, इट्स मोस्ट वेलकम। पर यदि वहां जाकर एक पेशेंट जिसका कि वेल रिप्लेसमेंट हुआ है या एओर्टिक प्रोसीजर हुई है या जिसका हार्ट वीक है, वो अचानक जो है 50-60 किलो वजन उठाने लगेगा, यस, वो एडवाइजेबल नहीं है। पर जिम एज ए होल इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप अपनी मसल टोनिंग के लिए, स्वस्थ रहने के लिए करिए, पर बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से एक्सेस मत करिए। तो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर बनने की हाँ, जरूरत नहीं बिल्कुल। है। उसमें और सबसे अच्छा यही होता है कि आप अपने एक्टिविटी लेवल को अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। आप यदि हार्ट के मरीज हैं तो पक्की बात है आपका एक डॉक्टर तो होगा ही होगा। आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको एग्जैक्ट सही गाइडेंस कर देंगे। पर सडन एंड एक्सेस, इन दो वर्ड्स को दिमाग में रखिए। तो अगर एक ऐसे एग्जाम्पल लूं कि रनर्स अक्सर क्या करते हैं, वो अपना पेस बढ़ाते हैं, शुरुआत में स्लो करेंगे, फिर फास्ट करेंगे, फिर और फास्ट करेंगे। तो अगर कोई ऐसे स्लो पेस बढ़ा के अपनी रनिंग बढ़ा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? उनके डिपेंड करता है कि हार्ट का फंक्शन और उनका रिजर्व कैसा है। यदि हार्ट का पंपिंग फंक्शन ठीक है तो यस, दे बिहेव लाइक नॉर्मल पर्सन, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मान लीजिए कि हार्ट आपका कंप्रोमाइज है तो उसमें समस्या होने का डर होता है। अच्छा। ऐसे से तो हमारे जो हार्ट ट्रांसप्लांट के रिसिपिएंट्स हैं, वो उनके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, दे डू वेरी वेल। मैराथन भी दौड़ते हैं। मैराथन भी दौड़ते। दिल के लिए खराब एक्सरसाइज अगर मैं पूछूं, अच्छी तो आपने बता दी कि किस तरह से दौड़ना है, कितना आप अगर ट्रेडमिल भी कर रहे हैं तो कितनी कर सकते हैं। खराब एक्सरसाइज कौन सी होती है? जो दो तरह की एक्सरसाइज जिसको हम लोग एक्सरसाइज करने वाले समझते हैं कि एक हम कहते हैं कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, एक होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज या एरोबिक या जिस प्रकार की एक्सरसाइज वो हेल्दी होती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है जिनमें कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस और फोर्स यूज करना पड़ता है, वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हार्ट के लिए। और सडनली आप अपनी क्षमता से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। वो तो फिर घर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अचानक 10 सारी किलो। जगह सब जगह बेसिक प्रिंसिपल वही है। इसीलिए घर में भी दिल के मरीज को कहा जाता है ज्यादा वजन मत उठाना। शुरुआत में ऑपरेशन के बाद यूजुअली थोड़ा बहुत कहते हैं उस चीज को, पर बाद में घर में ऐसा इन जनरल ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं कि बहुत ज्यादा वजन उठाए कोई। दिल का मरीज 5 किलो आलू उठा के ला सकता है। आराम से 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो तक नोट कर लीजिए। बहुत सारी महिलाएं रोकती हैं अपने पति को। इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होती है, आलू उठाने के अलावा जो है ना, पेट्स हैंडलिंग, ये अब अपना आपका डॉग है या कोई दूसरा पेट है जो कि 8-10 किलो का है, तो वो एक बॉन्डिंग होती है, उसको आपको ना आपकी जिंदगी की एग्जिस्टेंस उसी में, वो मना नहीं है। यदि आपका ऑपरेशन हुआ है 6 वीक तक वेट करिए, उसके बाद आप अपने पेट के साथ खेल सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। ऐसे ही बच्चे यदि हैं, एल्डरली पेशेंट हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यदि आप उनसे दूर मत रहिए। एक निश्चित पीरियड के बाद यस उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए, वो सेफ है। अब डॉक्टर साहब एक सवाल है खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका कोई एक हार्ट प्रोसीजर हो चुका है, चाहे स्टेंट डल चुका है या दवाओं से वो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं या बाईपास हो चुका है। उन लोगों को अक्सर ये लगता है कि दूसरा हार्ट अटैक आने वाला है, ये वाला सिम्टम है तो कहीं फिर से तो नहीं आ जाएगा। उन लोगों को आप कुछ इंडिकेशन देना चाहेंगे कि भाई कब डरना है, कब नहीं डरना है? इस सवाल के जो जवाब है उससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यदि मैं कहूँ कि इस सिम्टम से डरना चाहिए,
तो हर व्यक्ति को वही सिम्टम आता है, उनको यही आता हुआ दिखेगा। कि मुझे यही हो रहा जी, है। तो मैं रेदर सलाह दूंगा कि इनसे डरे नहीं। हाँ, आप अपना रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर के साथ करवाते रहें। यदि उन्होंने आपको 1 साल में 1 बार आने को कहा है तो वो साल में आपकी कंडीशन देख लेंगे, कैसी कंडीशन है, और उस हिसाब से आपको एडवाइस भी कर देंगे। आपके हार्ट की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है वो अब मालूम भी पड़ जाएगी। तो बजाय इससे डरते रहें और अपना ही जो है शमशान में बैठ के तपस्या करते रहें, उसकी बजाय स्कूल में जाके सीखने की कोशिश करिए। मतलब कहने का मतलब अपने डॉक्टर के पास जाइए और रेगुलर फॉलोअप में रहिए। डॉक्टर से बात करने से आपका डर भी कम देखिए होगा। आपने तो साल में 1 बार बुलाया, वो जो मरीज है ना उसको हर चौथे 5वें दिन लगता है नहीं मेरी तो हार्ट बीट बढ़ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे फिर से तो हार्ट अटैक नहीं आ रहा नहीं, है। तो ये हार्ट से ज्यादा उनको एंजाइटी की जो है प्रॉब्लम, उनको थोड़ा सोशली ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, फैमिली में वक्त बिताना चाहिए, अपने आप को डिस्ट्रेस करना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह, और मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। और ना सीरियस नोट किसी को लग ही रहा है कि नहीं कोई दूसरा एपिसोड हो रहा है या कुछ भी किस हम्म, पहली बार भी हो रहा है, तो क्या कोई दवा है जिसे लेकर फिर डॉक्टर से नहीं, मिलने जाए? ऐसे कोई रामबाण दवाई नहीं है जो हर कंडीशन में ली जाए। हम्म सबसे सुरक्षित यही होगा कि दवाई खोजने से बचने के लिए आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है हम्म वहां पर जाइए। जो डॉक्टर वहां पर होंगे वो आपको इनिशियल इवेल्युएशन के बाद ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सीरियस है, आपको इसकी तुरंत जरूरत है इलाज की, या कोई खास बात, गंभीर बात नहीं है। कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं अचानक कि डिस्प्रिन या एस्प्रिन लेके आइए, कैसी सलाह है ये बड़ा मुश्किल रहता है कि व्यक्ति डिसाइड हर करना? समय अपने साथ डिसिप्लिन लेके कैरी करे। हम्म फिर वो जो समस्या है वो किस चीज की, उसको एसिडिटी की दिक्कत हो रही है या सिंपल एंजाइटी है या वास्तव में कॉर्नरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये मरीज के लिए अपने आप ये डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि कंफर्म आप पक्का आपको भरोसा है कि ये हार्ट रिलेटेड है, यस डिस्प्रिन ले लीजिए, वो कोई नुकसान नहीं करेगी। डॉक्टर साहब शराब और सिगरेट हर बीमारी के लिए बुरे माने जाते हैं, ये तो अब एक सर्वविदित तथ्य है। अब आजकल जो है हुक्का, वेपिंग, ई सिगरेट्स, इनको ये माना जाता है कि नहीं ये उतना नुकसान नहीं करेंगी। ये गलतफहमी है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इंडस्ट्री है उसके द्वारा प्रोपोगेटेड है। हम लोगों ने मिलकर इस पर काफी काम किया था, जिसके कारण पार्लियामेंट में एक एक्ट भी लाया गया और ई सिगरेट हिंदुस्तान में प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कंजप्शन सभी बैन है। तो ये जो स्मगल करके लाए जाते हैं प्रोडक्ट और यूज किए जाते हैं एज ए फैशन फैड, ये पूरी तरह से गलत है। और ये मिसकंसेप्शन है कि ई सिगरेट सेफ है। ई सिगरेट भी उतनी ही एडिक्टिव है जितनी कि बाकी टोबैको प्रोडक्ट। और मैं अपनी युवा पीढ़ी को मतलब सिंसियरली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और उनको वार्न भी करूंगा कि वो इससे दूर रहें, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है ये ई सिगरेट बनाने वाली कंपनीज के द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा है। ई सिगरेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जितनी ऑर्डिनरी सिगरेट नुकसान पहुंचाती है उतनी ही ये भी नुकसान पहुंचाती है। फ्लेवर्ड हुक्कास हूँ वो भी वही है। फ्लेवर्ड हुक्का जोन में यदि टोबैको कंटेंट है, मुझे आइडिया नहीं है, ये सब धुआं उसमें से भी निकलता है डॉक्टर साहब। नहीं, ये देखिए कोई भी चीज सिर्फ धुएं के लिए व्यक्ति नहीं लेता। जब तक उसमें टोबैको या कोई एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा व्यक्ति दोबारा नहीं जाएगा। तो ये पक्की बात है कि उसमें कोई ना कोई एडिक्टिव सब्सटेंस होगा ही होगा। तो वो पक्की बात है आपको नुकसान पहुंचाएगा। भगवान ने जब बहुत सारी इतनी चीजें दी है रिक्रिएशन के लिए और बिजी रहने के लिए, तो जरूरी क्या है उस तरफ जाने की। क्या लगातार नाइट शिफ्ट करना भी दिल के लिए खतरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये इस बात सही है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करते रहने से आपकी स्ट्रेस बढ़ती है। जब आप नेचर की रिदम के अगेंस्ट जाते हैं, नेचर में दिन बना है जागने के लिए और रात बनी है सोने के लिए, तो यदि आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो सटल भले ही हो परंतु डेफिनेट सिग्नल्स जाते हैं जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं। और यदि आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है तो पक्की बात है आपका दिल भी हेल्दी नहीं रहेगा। क्योंकि रात में दिमाग भी बहुत काम करता है आपको अगले दिन के लिए तैयार करने के लिए। वो लोगों की आदत हो जाती है उनको। हाँ मतलब जो आप कहना चाहते हैं कि यस रात जरूरी होती है, नींद जरूरी होती है ताकि आप अगले दिन के लिए पूरी तरह स्वस्थ होकर अगले प्रोडक्टिव हो सके, काम कर सके।
तो अगली, जैसे मैंने पूछा लगातार नाइट शिफ्ट, कितने दिन के बाद एक इंसान को सोचना चाहिए कि अब मुझे नाइट शिफ्ट से ब्रेक लेने की जरूरत है? ऐसा कोई मतलब डेटा नहीं है, व्यक्ति जी। मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। कुछ लोग होंगे जो 3 रात यदि जाग लें लगातार तो उसके बाद वो विक्षिप्त हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो महीनों तक यही काम करते रहते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी ट्रेनिंग कैसी रही है। फिर उन्हें निशाचर कहा जाता है। नहीं, कई बार तो ये जो है ना उसकी प्रोफेशनल मजबूरियां भी हो जाती हैं जी। क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होने के कारण कई बार मजबूरी में भी ये करना पड़ता है। परंतु ये पक्की बात है कि रात में जाग कर कुछ करना फिजियोलॉजिकल नहीं है। यदि ऑप्शन है हमारे पास तो हमें नेचर की रिदम से उसके साथ जो है एक जो नेचर की रिदम है उसी के साथ काम करना चाहिए कि सुबह उठें, दिन में काम करें और रात को सोएं, आराम करें। शराब, सिगरेट, ई सिगरेट, ये सब आपने बताया। बहुत ज्यादा जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं, क्या वो भी दिल को नुकसान कर सकती है? यदि शब्द है बहुत ज्यादा, यस, 7-8 कप पीते हैं कुछ लोग। सिर्फ नंबर ऑफ कप से नहीं कि उसमें कितनी Quantity. अमाउंट है, क्वांटिटी कितनी है, कंटेंट, कैफीन कंटेंट कितना है। यदि एक मात्रा से एक्सेस जाएगी तो यस, ये भी नुकसान करते हैं। ये भी नुकसान कर सकते हैं क्योंकि ये सब एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं। आप ये देखोगे कि बहुत सारे कंपनीज होंगे वो आपको बताएंगे कि कैफीन से जो है आपका हार्ट अच्छा रहेगा, लीवर अच्छा रहेगा। ये सब इन भुलाओं में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी एडिक्टिव सब्सटेंस है वो नुकसान करेगा। कॉफी को तो आजकल लिवर डिटॉक्स के लिए यूज किया जाता है, पर साथ में ये नहीं बताया जाता कि कॉफी के कप में जो कैफीन होती है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। तो अगर आपको एक एस्पेक्ट बेचा जाता है तो दूसरे का नुकसान नहीं बताया जाता। ये हो सकता है कि लिवर के डॉक्टर से बचें, दिल के डॉक्टर के पास बचें। तो वो दोनों के पास एक ही साथ जाएंगे। एक्सेस, कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस की एक्सेस जो होगी वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो रात में ड्रिंक ज्यादा कर लेते हैं, अगले दिन सोचते हैं कॉफी पी के संतुलन बिठा लेंगे हम, संभव है? वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संतुलन नहीं है। बस हो सकता है कि उनका जो थोड़ी बहुत जो थोड़ा हैंगओवर है वो उसकी वजह से कम हो जाए कॉफी की वजह से, परंतु शरीर को वो ये कहें कि नहीं, हमने कल रात को आपको नुकसान पहुंचाया, अब हम कॉफी पी के आपकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, तो वो गलत ऑप्शन है। अच्छी नींद दिल की सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है? बहुत अच्छा, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मतलब यदि आप और सारी चीजों से कंसिडर करें तो अच्छी नींद से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अच्छी नींद अपने आप में एक अकेली नहीं चीज है। इसका मतलब ये है कि आप चिंता मुक्त हैं, आप ऐसी कंडीशन में हैं जिसमें कि आपको सोने का आपके पास वक्त है, आपका शरीर थका हुआ है, अच्छी नींद आ रही है। तो ये सारी चीजें जो कि हमारी अच्छी मतलब सेहत के लिए जरूरी है, उनका एक कॉम्बिनेशन है, तब आपको अच्छी नींद आ रही है। तो इसलिए अच्छी नींद हमेशा वेलकम है। चलिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ये तो नींद के बारे में था। चलते चलते आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं मेरा दिल फिट है या नहीं, इसके कुछ इंस्टेंट टिप्स हैं कि मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ या नहीं? अभी हम लोग एज ए प्रैक्टिस 40 साल से ऊपर के व्यक्ति जो होते हैं उनका हम लोग कार्डिक असेसमेंट करते ही करते हैं, यदि कोई भी उस प्रॉब्लम के साथ आए। उससे पहले यदि आपको आपकी सांस फूलती, आप देखते हैं कि आपका कुलीग जो है 2 मंजिल बिना सांस फूले चढ़ जाता पर आपकी सांस फूल रही है, 500 मीटर आपको चलना पड़े तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके बाकी कुलीग और पीयर्स बिना थके हुए कर सकते हो और आपको उसमें थकान महसूस होती है, यस, वो एक इंडिकेशन है। फिर दूसरा, आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, किसी भी प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो भी एक इंडिकेशन है कि हाँ, आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। बाकी क्या टेस्ट करना है, कब करना है, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। तो आपका दिल सलामत रहे, इस कोशिश के साथ आज हमने ये पॉडकास्ट किया है। आपके सवाल अभी भी जरूर होंगे, उनको कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। अगली बार फिर एक्सपर्ट्स के जरिए उनकी राय हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।